हाय गाइस, अभी जेईई मेन 2021 दोनों अटेम्प्ट्स जो हुए थे फरवरी और मार्च, उन सभी ने हमें सिखा दिया कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री और इवन फॉर फिजिक्स, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास जितना भी बचा हुआ टाइम है अप्रैल अटेम्प्ट में, उसको आप कैसे यूज़ करें सो दैट आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से याद कर सके और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसका मतलब है कि केमिस्ट्री का तो ऑलमोस्ट पूरा सेक्शन हो गया और फिजिक्स के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन हो गए, वो आप ऐसे ही निकाल लोगे। तो माइंड यू गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी याद कर लेते हो इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करके, तो आपका केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ही आ जाएगा और फिजिक्स के अंदर भी आप काफी ज्यादा आगे पहुंच जाओगे। मैथमेटिक्स में तो ऑफकोर्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन एटलीस्ट इन दोनों में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो है एक स्लो तरीका जो है अपना एनसीईआरटी को रीड करके करने का, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर लास्ट में विल ऑल्सो टेल यू अबाउट अ रिलेटिवली फास्टर मेथड ऑफ रिवाइजिंग एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोअर मेथड की। स्लोअर मेथड गाइज ये है कि आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लो और उसको रीड एंड रिकॉल मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग फॉलो करो। रीड एंड रिकॉल मेथोडोलॉजी में कई बार चैनल में बता चुका हूँ, फिर भी किसी ने नहीं सुना हो तो बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे आपने डिसाइड किया कि आज मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को याद करना है, ठीक है, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में घुसेंगे और उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे एक, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें बिल्कुल भी पता ही नहीं भाई एटम क्या होता है, तुमने 9th में पढ़ा है, फिर वापस से 11th में पढ़ा है, वापस रिवाइज भी किया होगा, राइट। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि भाई क्या क्या टॉपिक्स है, कि भाई बोहर्स मॉडल कुछ होता था, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी कुछ होता था, एसपीडीएफ कुछ हुआ करता था, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ हुआ करता था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ हुआ करता था, रदरफोर्ड मॉडल कुछ हुआ करता था, राइट। तो ये आपको बेसिक चीजें याद होंगी। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को रीड करते जाना और अपने दिमाग में एक मैप बनाना है कि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर एक हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग्स क्या क्या थी। सबसे पहले हमने प्रिमिटिव मॉडल्स ऑफ एटम देखे, फिर अपन ने बात की कुछ फिजिक्स रिलेटेड बातों की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमने बात की बोहर्स मॉडल की, फिर हमने उसकी लिमिटेशंस और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात की। मेनली ये 4 मॉड्यूल है, ठीक है। फिर अब फर्स्ट मॉडल के अंदर क्या क्या आया, आपने वो प्लम पुडिंग मॉडल देखा, फिर रदरफोर्ड वाला मॉडल देखा, फिर रदरफोर्ड में क्या क्या इश्यूज थे वो हमने बात की, ठीक है। फिर हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में 4-5 बातें की गई है। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिलेटेड 4-5 बातें की गई है ना। रदरफोर्ड की लिमिटेशन रिलेटेड 4-5 बातें की गई है। फिर हम बोहर में आए, बोहर में बोहर रेडियस, एनर्जी, आपका वेलोसिटी, उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, NH/2π वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी बातें हमने की। फिर क्वांटम मैकेनिक्स में आए, एसपीडीएफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होती है, ये सब हमने एक मैप बना लिया अपने दिमाग में कि भाई ये है चैप्टर, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट थे। अब ये मैप बनाने के 2-3 फायदे होते हैं, क्योंकि एक तो हमारा ब्रेन भी इस तरह से वर्क करता है गाइस कि अगर हमने किसी चीज को ट्री की तरह बना रखा है, एक मतलब एक उस तरह से अच्छे से कैटेगराइजेशन करके बना रखा है ना, एक ट्री की तरह, मतलब उल्टा ट्री हो गया ना ये, कि भाई जड़ है, उसके ऊपर रूट्स, सॉरी जड़ है, उसके ऊपर स्टेम है, फिर ऐसे लीव्स निकल रही हैं, ऐसा। तो उससे दिमाग में जल्दी फिट होता है और आपको रिकॉलिंग भी अच्छी होती है ना। तो आप इस तरह से रीड करेंगे और रिकॉल करके दिमाग में पुट करते जाएंगे ना, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, प्लस आपके दिमाग में एक अच्छा मैप बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक के अंदर आपको थोड़ी और स्पेशल अप्रोच लगानी है, क्योंकि ये सब तो चलो कॉन्सेप्चुअल चीजों में चलता है। अब इनऑर्गेनिक के अंदर कई सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे एनसीईआरटी में, रिएक्शंस होंगी जो आपको याद है, कई सारी ऐसी होंगी जो नहीं है। तो जो आपको याद नहीं है ना फैक्ट्स, उनको मैं ये भी कहूंगा कि आप एक नोटबुक में लिखते जाओ और उस नोटबुक को आप रोज 1-1 घंटा रीड करते जाओ, ठीक है, ताकि जो बची हुई रिएक्शंस हैं, जो बचे हुए फैक्ट्स हैं, वो आपको एटलीस्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझे हो मैंने क्या बोल रहा हूँ कि भाई रीड करना है, रिकॉल करना है और उसका एक माइंड मैप बनाते जाना है अपने दिमाग में ही, और जो चीजें याद नहीं है उनको हमें लिखते जाना है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी भी काफी इंपॉर्टेंस है। पीछे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं एनसीईआरटी में काफी अच्छे होते हैं। जैसे जहां तक मुझे याद है 11th की एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें आपको ये सारे ट्रेंड्स वगैरह टेस्ट हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से कहाँ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ से कहाँ रिड्यूस होती है, ये सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी, क्या ट्रेंड्स वगैरह हैं वो सब, है ना। और अच्छी बात यह कि इनके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं आपको, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको ऑनलाइन काफी इजीली मिल जाते हैं, तो वो भी एक चीज ठीक रहेगी, है ना। अब यही चीज फिजिक्स में भी लगाइएगा, लेकिन फिजिक्स में मैं कहूँगा याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ज्यादा है, तो उसमें तुम्हें ये नोट्स बनाने वाली बातें हो गई, ये सब इतना नहीं करना है, और न ही तुम्हें मैप वगैरह ज्यादा बनाना है। फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड करते समय आपको दिमाग में ये ट्राई करना है कि यार कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो हमने कोचिंग में नहीं पढ़ा तो इसमें दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इस सब में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स वाला जो चैप्टर है ना क्लास 11th की एनसीईआरटी, उसमें कई सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आपको कोचिंग में नहीं बताई होगी। उसमें बेंडिंग ऑफ एन आई और कॉलम्स वगैरह बहुत सारी बातें इंजीनियरिंग वगैरह की, तो वो सब बातें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ के याद करके उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, लेकिन दिमाग में घुसा लो कि हाँ यार ये चीज़ हमने पढ़ी थी जो एनसीईआरटी में थी और हमें कोचिंग में नहीं पता थी। क्योंकि कई बार
जैसा आई थिंक फरवरी अटेम्प्ट में हुआ था, आपको एक आध क्वेश्चन बना के उससे पूछ लिया जाएगा कि अरे बताओ ये वाली चीज़ का क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो वहाँ पे आप बाकी बच्चों से आगे बढ़ जाओगे। अब हम बात करने वाले हैं फास्टर मेथड की। फास्टर मेथड गाइज ये है कि अगर आपको अपनी जेई की जितनी भी बैकलॉग्स वगैरह हैं कि भाई हमने, और यहाँ पे मैं केवल एनसीईआरटी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेई लेवल की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेट्स बी रियल, जेई मेन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो एनसीईआरटी से काफ़ी अबव भी होते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। तो अगर आप चाहते हो ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत ही जल्दी से कवर हो जाए और आपकी जो स्पीड वगैरह है उस पर भी वर्क हो जाए, टेस्ट पेपर सब कुछ मिल जाए ना आपको, तो एक बहुत ही फास्टर मेथड है इन सबसे कि आप एकेडबूस्ट में एनरोल होकर, एकेडबूस्ट का जो जेई 2021 क्रैश कोर्सेज हैं उनमें एनरोल होकर उसके अंदर जितने भी लेक्चर्स हैं उनको फटाफट से देखें, जितने भी उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाली वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखें और उसके टेस्ट वगैरह को अच्छे से दें। ये कोर्सेज मैंने खुद डिज़ाइन किए, इनके अंदर मैंने आपको खुद भी पढ़ाया है और इसके अंदर खुद भी नहीं, खुद ही पढ़ाया है मैंने आपको सब कुछ, और मैंने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है ताकि यार आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और जो बचा हुआ टाइम है आपका, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है गाइस, है ना। आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट में कुछ 2-1 हफ्ते हैं और मई अटेम्प्ट भी उसके 1 महीने बाद है। तो इतने कम टाइम के अंदर आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भाई जिससे मेरे नंबर बढ़े मैं वो पढ़ लूँ, है ना। तो उसमें वही सब कराया गया है। तो आप डेफिनेटली नीचे जा सकते हैं। अगर आप उस कोर्स को एंड तक देखते हैं, उसके अंदर जो भी दिया गया सब कुछ सॉल्व करते हैं ना, तो आपको ये एनसीईआरटी वगैरह करने की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हैं लेकिन इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल वही कर लेंगे तो आपका अप्रैल और मई अटेम्प्ट जो है बहुत ही अच्छा जाएगा, ये ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं और अपनी तरफ से कोई ब्लंडर करके नहीं आ जाते एग्जाम के दिन, बहुत ही अच्छी रैंक आनी उसके अंदर गारंटीड है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसको लीजिएगा और उसको पढ़िएगा, तो आपको ये सब जो मैंने लंबा प्रोसीजर करा है उसकी भी जरूरत नहीं है। अब मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा और आपको कुछ और बातें भी बोलूंगा। तो मैंने ये बोला कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है और रिकॉल करते जाना है और अपने दिमाग में एक माइंड मैप बनाना है। चैप्टर को सब ग्रुप्स में डिवाइड करो, सब ग्रुप्स को भी सब ग्रुप्स में डिवाइड करो और दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसाते जाओ। जो फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, जो रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शंस हो गई, भले ही ऑर्गेनिक की, भले ही वो आपकी इनऑर्गेनिक की प्योर रिएक्शंस हो गई, भले ही कोई रैंडम फैक्ट हो गया, अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है याद करना, उसको कागज पे लिख दो और उस लिस्ट को रोज रोज पढ़ते जाओ। लिख दो कि भाई एस ब्लॉक के अंदर ये चीजें मुझे याद नहीं है, उनको रोज पढ़ते जाओ तो तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बोला कि आपको इसके अलावा फिजिक्स के अंदर भी जैसे आप पढ़ रहे हो तो वहां पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में कोई नया कॉन्सेप्ट आपको लगे ना कि यार ये वाली कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन मुझे नहीं पता थी, वो मैंने अब पढ़ लिया, तो उसको भी आप रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइज ये चीज बहुत सीरियसली है। मुझे पता है कुछ लोग ऐसा सोचेंगे या बोलेंगे कि अरे एनसीईआरटी के बारे में कितनी बार बोल दिया, क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ। मैं ऑलमोस्ट हर महीने 1 या 2 वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा बखान करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर किन्हीं भी टॉपर्स के इंटरव्यूज भी देखेंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बोलते हैं। अब यहाँ पे लोग किस तरह का एटीट्यूड ले लेते हैं कि अरे ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और इवन ये एटीट्यूड मैंने चैनल पे भी देखा है। कई लोग जो है वो मैं कुछ भी बोलता हूँ उसको बोलते हैं कि अरे ये तो खुद इतने साल से पढ़ रहा था, ये हमें ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये कर लो वो कर लो। यार तो मैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ ना, मतलब वो उनमें बिलीफ ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि भाई ये बंदा तो हमें सच बता ही नहीं सकता, ये तो हमसे कुछ छुपा रहा है। तो अगर आप वैसा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखेंगे गाइस तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू देखेंगे सब बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं सबने मिलकर कोई साजिश बना रखी कि भाई बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नहीं, हमने कुछ सोच के ही बोला होगा, है ना। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें, है ना। मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे जो टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, भले ही उनकी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी होती है, वो इरोडो ये सब भी करते हैं, इरोडो हो गई या जो एडवांस लेवल की चीज़ें होगी वो सब करते हैं बच्चे, लेकिन एनसीईआरटी पे बहुत तगड़ा फोकस होता है। ठीक है। मुझे याद है मैं जब 11th क्लास में था या 12th में था शायद, मुझे सर ने क्लास में पूछा कि कितने बच्चे ऐसे जिनको अभी तक की सारी एनसीईआरटी याद है। तो मैंने अकेले ने पूरे क्लास में हाथ खड़ा किया था। सर ने उस समय डिक्लेयर किया कि मुझे बोर्ड एग्जाम का नहीं पता, लेकिन जेई एडवांस और जेई मेन में यही बच्चा सबसे ज़्यादा रैंक लाएगा तुम बच्चों में से, है ना। और वो हुआ भी। ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है ना, कि एनसीईआरटी से क्या आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं और एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही हैं वहाँ से। ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब एग्जाम ने खुद ही बोला हुआ है कि एनसीईआरटी इज द बेसिस ऑफ योर एग्जाम, है ना। तो अगर आप उसी किताब को इग्नोर करोगे और कोचिंग वालों के पीछे भागोगे जबरदस्ती, तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा, है ना। आप एकेडबूस्ट के अंदर भी आप एनरोल हो सकते हैं, वहाँ पे हम एनसीईआरटी को बेस करके ही पढ़ाते हैं और उसको एडवांस लेवल तक या जेई लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है। तो आप डेफिनेटली उसमें एनरोल हो सकते हैं अगर आपको टाइम सेव करना हो। ठीक है। वही है, टाइम वर्सेज मनी वाली बात है। अगर आप उसके लिए पे करते हैं तो आपका टाइम सेव होगा, और नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, वो भी मैंने बता दिया है। So thank you for watching. Link of everything mentioned is given in the description. You can always follow me on Instagram and ask me your queries, है ना। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ या एटलीस्ट वीडियो बना देता हूँ उन सब पे। एंड सब्सक्राइब, लाइक, वो सब तो तुम्हें पता ही है, एकेडबूस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।